ताल कहते हैं, बखिरा झील कहते हैं, जो मुझे लगता है कि इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक जल 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 स्थान है। और उसको रामसर साइट घोषित किया गया 2022 में ही। रामसर साइट घोषित होने के साथ साथ सारस अभयारण्य पक्षी विहार बनाया गया है और उसके विकास के लिए उसको पर्यावरण की दृष्टि से विकसित करने के लिए एग्रो योजनाएं, एग्रो संबंधित योजनाएं, एग्रो टूरिज्म और इको टूरिज्म के लिए वहाँ पर विकास कार्य आरंभ हुआ है, जिसकी सहमति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। विकास कार्य एग्रो टूरिज्म के लिए और इको टूरिज्म के लिए, और वहाँ पर एक टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप करने का बहुत बड़ी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया है। और साथ ही साथ इस पर भी सहमति बनी है कि जो 17 गांव ऐसे हैं जहां पर बखिरा झील से जुड़े हुए 17 गांव जो ज़मीनें किसानों की हैं परंतु रामसर साइट घोषित हो गए हैं, उन ज़मीनों को सरकार या तो मुआवजा दे करके उन्हें चौगुना मूल्य दे करके उनको संतुष्ट करेगी, समृद्ध करेगी, अथवा उन ज़मीनों को अपने विकास की योजना में इस तरीके से सम्मिलित किया जाए कि वहाँ पर हमारे किसान भी पर्यटन केंद्र घोषित होने के बाद, विकसित होने के बाद किसानों की ज़मीनों को भी पर्यटन के साथ जोड़ करके उन्हें भविष्य में लाभ मिल सके। वार्ता का क्या उद्देश्य है? कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। देखिए, आज जो विषय है हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार की उपलब्धियां, तो मैं इस विषय में आप लोगों से बताना चाहता हूं कि 10 वर्ष पहले जब इस देश की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संभाला था, तो यह देश भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आतंकवाद और बुरी तरीके से पीड़ित और पिछड़ा हुआ ये देश था। अनेक प्रकार के घोटाले होते थे, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी पेट्रोलियम घोटाला। ऐसे घोटालों में जकड़ा हुआ ये देश और जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। तब जा कर के ये परिवर्तन हुआ कि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। और लोगों ने देखा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके 13-14 सालों के कार्यकाल को गुजरात पे लोगों ने देखा था। गुजरात भी एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, लेकिन जिस प्रकार से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी ने 2002 से लेकर के 2013-14 तक उन्होंने गुजरात प्रदेश का विकास किया, उसका प्रभाव पूरे देश में था और देश की जनता ने एक साथ एकजुट होकर के उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया, भारी बहुमत से दिया। पहली बार 2014 में केंद्र की सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार बहुमत की बनी थी और उन्होंने जब से ये बागडोर संभाली है तो उनका लक्ष्य था कि हम अपने देश के गरीबों का उत्थान, उनका कल्याण करेंगे। और उसी लक्ष्य को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर के देश के गरीबों का जाति, धर्म, मत, मजहब, पंथ, इन सब से मुक्त होकर के बिना किसी भेदभाव के देश के गरीबों के कल्याण का काम करेंगे। और इसीलिए मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास का मंत्र उन्होंने जो दिया, देश के शासन प्रशासन और अनेक प्रदेशों में भी ये मंत्र कामयाब हुआ। और आज आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बुनियादी परिवर्तन किया। जनधन खाते खुलवाए, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैंकों में खाते, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था उनका भी बैंक में खाता। तब लोगों ने इस पर बहुत उलाहना दी थी, लोगों ने इस पर जो है बहुत सारे कमेंट किए थे, कैसे खाते खुलाने का क्या मतलब। लेकिन आज वो खाते लोगों के हैं तो करोड़ों किसानों के पास किसान सम्मान निधि जा रही है। एक बटन दबता है तो उन जन धन खातों के माध्यम से वो सारा पैसा पहुंच जाता है। 2 वर्षों में आपकी विधानसभा में क्या हुआ? हमारी विधानसभा में तो आपने देखा होगा, सड़कों का पूरी तरीके से जो सड़कें टूटी फूटी थी उनका निर्माण हुआ है।
सिंचाई की व्यवस्था ठीक करी गई है। ऐसे बहुत सारी नहरों पे जहाँ पर पुल की ज़रूरत थी वहाँ पे पुल निर्माण हुए हैं। आप जिस तरफ भी जाएंगे वहाँ पर चौड़ी सड़कें मिलेंगी। सड़कों का नवीनीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का पुनर्निर्माण अनेक प्रकार से। उसके अलावा बिजली विभाग के द्वारा इस विद्युतीकरण के लिए आप देखेंगे कि जहाँ भी ट्रांसफार्मर ऐसे थे जो कि क्षमता कम थी, उनका उच्चीकरण करके, तारों को बदल करके और नए पोल लगा करके बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जनता हमारे पास सूचना देती है। इमीडिएट ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते। सड़कों के साथ साथ बिजली को सुधार करने का काम, नगर पंचायतों में लोगों को आवास देने का काम, अब तक करीबन 18,000 आवास नगर पंचायतों में दिए जा चुके हैं। उसके अलावा ग्रामीण आवास, और मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस समूह के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर कभी किसी का ध्यान नहीं था, ऐसे दिव्यांगजनों को भी, जिन दिव्यांगजनों की उपेक्षा होती थी, ऐसे दिव्यांगजनों को उन्होंने मुख्यमंत्री दिव्यांग जन आवास दे करके उन्हें भी अपना घर देने का काम किया है, उन्हें भी संबल देने का काम किया है। और इसके साथ साथ हमारे विधानसभा में चाहे बखिरा झील के पुनरुद्धार का काम हो, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने का काम हो, वहाँ पर मत्स्य विभाग द्वारा जो प्रस्ताव अभी आया है कि वहाँ पर 100 एकड़ में मत्स्य पार्क बनेगा, फिश पार्क बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, प्लेनेटोरियम, इसके अलावा एक्वेरियम बनेगा, इस तरीके के अनेक प्रस्ताव। और विभिन्न विभाग, वन विभाग द्वारा भी वहाँ पर सुंदरीकरण का काम। और मुझे तो यह पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बखिरा झील के विकास का संकल्प लिया है, आने वाले दिनों में गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल, जहाँ पर आज पिकनिक स्पॉट और पर्यटन केंद्र बना हुआ है, यह रामगढ़ ताल से भी सुंदर और बेहतर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अवसर बहुत बड़ा है, यहाँ पर भूमि और उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। करीबन 28,000 हेक्टेयर का, 2800 हेक्टेयर का वो इलाका है, और 2800 हेक्टेयर का मतलब होता है करीबन 7,000 एकड़ का इलाका है। इतना बड़ा इलाका किसी भी ताल क्षेत्र में नहीं है। और निश्चित रूप से वहाँ पर अगर पर्यटन केंद्र का विकास हो जाएगा तो हमारे इस इलाके में रोजगार के साधन बढ़ेंगे, अनेक प्रकार के देश विदेश के लोग आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अपने देश के ही नहीं, विदेशी पक्षी भी जाड़े के महीने में आते हैं। और पक्षी अभयारण्य केंद्र बनाया गया है, सारस अभयारण्य केंद्र बनाया गया है। तो निश्चित रूप से अब जो इसके पहले जो विदेशी पक्षियों का शिकार होता है, उस पर भी लगाम पूरी तरीके से लगी है। और आने वाले दिनों में देशी विदेशी सारे पर्यटक आएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बखिरा जो बर्तन उद्योग का केंद्र रहा है, उसको भी ODOP योजना के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थान दिया है। वो विशेष रूप से वहाँ के कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए कार्य लगातार चल रहा है। और साथ ही साथ इस विधानसभा क्षेत्र में इंटर कॉलेज, गर्ल्स के इंटर कॉलेज, बॉयज़ के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उसके अलावा ITI, केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, ये सारे के सारे कार्य लगभग कुछ तो आरंभ हुए हैं और कुछ काम पूरे हो चुके हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा यह विधानसभा बहुत ही समृद्ध होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी हमारे प्रत्याशी यहाँ पर होंगे, उन प्रत्याशी के लिए हमारे पूरे विधानसभा की जनता, पूरे जनपद की जनता पूरी तरीके से समर्पित है। मैं आप बता दूं कि जिस दिन से यहाँ पर मोदी जी ने केंद्र की सरकार का बागडोर संभाला है और जिस प्रकार से आम आदमी का विकास हो रहा है, आज हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। अब जाति और धर्म का कोई राजनीति अब नहीं चलने वाला है, विकास की राजनीति ही चल पाएगी। और मैं तो उनको इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि हमारे भारतीय समाज के गौरव
जो हमारे सनातन धर्मियों के लिए आस्था का केंद्र, लेकिन मुसलमानों के लिए भी उनके पूर्वज के रूप में जाने जाने वाले भगवान श्री राम, उनका भव्य नव्य दिव्य मंदिर जो अयोध्या में बना है। आज जनपद संत कबीर नगर की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे देश और पूरी दुनिया से पर्यटक वहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं तो योगी और मोदी को आशीर्वाद दे के जा क्या रहे लगता है हैं। आपको पीडीए सपा और कांग्रेस से मिल करके पीडीए बनाया है, तो क्या लगता है दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक आपके साथ इस बार खड़ा होगा? देखिए, उनका जो पीडीए है वो तो आप लोगों ने सुना होगा कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, ये दोनों परिवार चलाने वाले लोग हैं, और इनका पीडीए तो यही है। असली पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए है। आप बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीए नहीं होता तो राजभर साहब की, जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनकी सुभाष सपा हो, हमारे रालोद के राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जी की रालोद हो, या फिर आपके राजा भैया हो, या अन्य जितने भी ऐसे दल हैं, हमारी निषाद पार्टी, ये सारे दल, निषाद पार्टी जो है पीडीए है, रालोद पीडीए है, सुभाषपा पीडीए है, और ये सारे पीडीए जब बीजेपी के साथ हैं तो बाकी कौन सी पीडीए बच जाती है? मोदी बनाम मुस्लिम चल रहा है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने तो मुसलमान भाइयों से भी बात किया है। मुसलमान भाई हमारा कह रहा है कि हमारा विकास, हमारी समृद्धि, हमारा जो सरकारी योजनाओं का लाभ मोदी जी दे रहे हैं, तो अब हम जाति धर्म की बात नहीं करते, अब हम मोदी जी के साथ हैं। एक आखिरी देने जा रहे हैं। सवाल, निषाद पार्टी के आप बड़े नेता हैं, क्या लगता है कि निषाद पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा या बीजेपी के? देखिए, इसको तय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, यह लोग तय करेंगे कि सिंबल क्या होगा। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि जो सिंबल हो, तो मेरा सिंबल है तो वो भी सिंबल रहना चाहिए। कम से कम संत कबीर नगर में भोजन भरी थाली एक बार फिर से लोकसभा में पहुँचे, विधानसभा में पहुँची है, लोकसभा में भोजन भरी थाली पहुँचे। लेकिन यह तय करेंगे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, यह तय करने का काम उनका है। और आप सभी जानते हैं कि निषाद जो है वो छोटा भाई है, भाजपा बड़ा भाई है। बड़ा भाई का जो आदेश होगा वो छोटा भाई मानेगा, जो तय होगा वो करेगा। विधायक जी, मेदावल से सटा ही 3-4 गाँव नटवा झलवा, यहाँ के लोगों ने वो जो कहीं बहिष्कार की बात तो भी मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उनकी समस्याएं अगर कोई होंगी उनका समाधान किया जाएगा। और निश्चित रूप से वो इस बात को मानेंगे कि सरकार ने, हमको लगता है कि कोई एक रास्ते का विषय है, कोई रास्ता है, लेकिन वो जो रास्ता मांग रहे हैं वो रास्ते के बीच की ज़मीन लोगों की काश्तकारी है, वो सरकारी ज़मीन नहीं है। अगर सरकारी ज़मीन होती तो अब तक वो बन जाती, लेकिन काश्तकारी है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करके, आग्रह करके जो ज़मीन के मालिकान हैं उनसे वो मार्ग के लिए मांगना पड़ेगा ज़मीन। मुझे भरोसा है कि मैं मांगूंगा तो मैं दे दूँ, मुझे देंगे। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, 10-20 लोग हैं जो स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से 1-2 लोग तो है नहीं कि मैं तत्काल बात करके कर लूँगा। टाइम लगेगा और आने वाले दिनों में वो रास्ता बनेगा, मेरा ऐसा भरोसा है। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये भी उनका कोई अनुचित कार्य नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, यह देश जो है संविधान से चलता है, संविधान में सबको स्वतंत्रता मिली है। और उन्होंने चुनाव के मौके पर ये बात करी है तो अपनी भावनाओं के अनुकूल वो काम चाहते हैं, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। वो एक जो है प्रतीकात्मक रूप से अपने काम को कराने के लिए एक उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से ऐसा किया है, और निश्चित रूप से उसको हम ठीक कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।